इतना ज़्यादा स्टूडेंट है ऑनलाइन में, जगह कहाँ से मिल रहा है? ऑफलाइन में भी क्लास भरा पड़ा हुआ है। ये लीगल सर्विस हो गया था ना? हाँ सर। स्पॉन्सरशिप ये नहीं हुआ था। स्पॉन्सरशिप सर नहीं हुआ ये। नहीं हुआ है, यस नहीं हुआ है। स्टार्ट करते हैं। आरसीएम, आप लोग को याद है कि हम लोग का क्या कमिटमेंट था? क्या कमिटमेंट था हम लोग का? सर हम लोग 7 कर लिए थे, 8 कर लिए थे, 9 कर रहे थे, इन इन प्रोसेस था। 10 हो गया था, 11, 9 और 11 एक साथ कर रहे थे। याद आ रहे क्या? हाँ सर। फिर 12 जाएगा, ऐसे करके आगे बढ़ेगा। 9 हमारा क्या था? आरसीएम। 9(1), 9(2), 9(3), 9(4), 9(5). याद आ रहा है क्या? ऑनलाइन क्लास याद आ रहा है क्या? हाँ सर। 9(1), 9(2), 9(3), 9(4), 9(5). हम लोग 9(3) कर रहे थे। 9(1), 9(2) हो गया था, बहुत इजी था। हम लोग 9(3) कर रहे हैं। स्पेसिफाइड गुड्स एंड सर्विस अंडर आरसीएम, उसमें से गुड्स हो गया था। सर्विस कर रहे थे, सर्विस में भी 2 सर्विस हो गया था कंप्लीट, जीटीएस सर्विस एंड लीगल सर्विस। आज स्पॉन्सरशिप। हम लोग का कमिटमेंट था कि धीरे धीरे करके हम लोग 9 और 11 बढ़ाएंगे आगे, और ऑन द नेक्स्ट फेज हम लोग सेक्शंस आगे बढ़ाएंगे। 9 में आज स्पॉन्सरशिप सर्विस। स्पॉन्सरशिप सर्विस क्या होता है? स्पॉन्सरशिप सर्विस क्या आता है? याद आ रहा है ये क्या है? टाटा आईपीएल, आईपीएल होगा, टाटा का होर्डिंग चलेगा। आई समझ में आ रहा है क्या? ऑनलाइन क्लास प्लीज रिप्लाई कीजिए, आप लोग ही हैं, ऑफलाइन में कोई नहीं है। यस सर। आईपीएल का मैच होगा, टाटा टाटा का होर्डिंग लगेगा हर जगह। कटरीना कैफ रहेगी, ओ सॉरी कटरीना का शादी हो गया। तृप्ति तृप्ति रहेगी, का फोटो रहेगा। समझ में आ रहा है? उस पर लिखा रहेगा कंपनी का नाम, कंपनी से एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड। नीचे एक्स लिमिटेड क्या बनाती है? फंड जूस बनाती है। एक्स लिमिटेड क्या बनाती है? जूस बनाती है, और ये तृप्ति जूस पी रही है। समझ में आ रहा है ना? और वो टाटा आईपीएल में ये होर्डिंग लगाने के लिए एक्स लिमिटेड ने 25 लाख रुपया दिया है स्पॉन्सरशिप। अरे भाई समझ में आ रहा है क्या केस? यस आ- सर। ठीक है, मैं स्पॉन्सरशिप समझा रहा हूँ। स्पॉन्सरशिप क्या है? कोई इवेंट हो रहा है, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई इवेंट हो रहा है, कोई इवेंट मतलब मैच हो सकता है, इवेंट मतलब कोई फंक्शन हो सकता है, इवेंट मतलब कोई भी इवेंट समझ लीजिए ना, कोई सेरेमनी हो रहा है, ठीक है, उस पे उस इवेंट उस इवेंट को स्पॉन्सर किया है। कौन स्पॉन्सर किया है? बॉडी कॉरपोरेट या फिर पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। तो आरसीएम एप्लीकेबल आ रहा है समझ में? आरसीएम एप्लीकेबल।
लेकिन वो बंदा जो स्पॉन्सर किया है ना वो टैक्सेबल मतलब कि रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है। आरसीएम अनरजिस्टर्ड रहे तो कोई आरसीएम दे पाएगा क्या? क्यों? क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, कहाँ से देगा, ठीक है। तो वो बंदा टैक्सेबल होना चाहिए और वो आरसीएम एप्लीकेबल है। कौन, हु इज लायबल टू पे टैक्स? रेसिपेंट कौन है यहाँ पे? रेसिपेंट कौन है? अरे भाई ये टाटा आईपीएल है, ये टाटा आईपीएल है और ये इसको पैसा दे रहा है 25 लाख स्पॉन्सरशिप के लिए। तो टाटा आईपीएल ही इसको स्पॉन्सरशिप सर्विस दे रहा है। पैसा जो देगा उसके अगेंस्ट में वो सर्विस देगा ना। टाटा आईपीएल इसको सर्विस दे रहा है और ये इसको कंसिडरेशन दे रहा है। हु इज टेकिंग द सर्विस, हु इज द रेसिपेंट? एक्स। तो एक्स इज लायबल टू पे टैक्स। याद रहेगा स्पॉन्सरशिप, स्टूडेंट याद रहेगा स्पॉन्सरशिप? यस सर। स्पॉन्सरशिप दिखते ही तृप्ति का चेहरा याद आ जाना चाहिए, ठीक है। पढ़ते हैं। स्पॉन्सरशिप सर्विस प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन, कोई भी पर्सन, या कोई भी पर्सन मतलब क्या, हम कुछ जगराता कर रहे हैं, जगराता में मतलब कि कोई भी पर्सन हो सकता है, एक कमेटी हो सकता है, एक इंडिविजुअल हो सकता है, एक कंपनी हो सकता है, कोई भी कुछ कर सकता है। टाटा आईपीएल बहुत बड़ा एक कमेटी है, अंडरस्टूड। ये होने के बाद कोई और सर्विस प्रोवाइड कौन सर्विस, किसको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है? कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट या फिर पार्टनरशिप फर्म को। इन दैट केस हु इज लायबल टू पे टैक्स? ये पार्टनरशिप फर्म या बॉडी कॉर्पोरेट, और आरसीएम उसमें लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर वही स्पॉन्सरशिप सर्विस इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है बाय नेशनल फेडरेशन, बाय अ नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन, affiliated federation where the participating team or individual represent district, state, zone और country, ऐसा कोई स्पोर्ट्स फेडरेशन के थ्रू कौन बना रहा है? स्पोर्ट्स फेडरेशन एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है जिसमें प्लेयर्स आएंगे और वो डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री और जोन को रिप्रेजेंट करेंगे। होता है ना, याद रखना, टाटा आईपीएल कोई स्पोर्ट्स फेडरेशन नहीं बनाता, ठीक है। कोई ऐसा ऑर्गेनाइज फेडरेशन और मतलब कोई भी स्पोर्ट्स, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, याद रखना, द टर्म इज नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, ठीक है। नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन कोई ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है जिसमें जो प्लेयर्स है या टीम है वो डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, जोन, कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो वो एग्जाम्प्ट सर्विस, सेक्शन 11, ये सेक्शन 9। भाई ऐसा कोई नहीं पढ़ा है का दोनों सेक्शन जोड़ जोड़ के, ठीक है। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, इंटर यूनिवर्सिटी होता है ना, कलकत्ता यूनिवर्सिटी वर्सेस दिल्ली यूनिवर्सिटी होता है ना, उस जगह में इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया स्पोर्ट काउंसिल फॉर क्या, डीफ, पैरा ओलंपिक कमिटी ऑफ इंडिया और स्पेशल ओलंपिक्स भारत, ये सारा जो ओलंपिक्स हो रहा है ना, वो अगर इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है तो एग्जेम्प्ट, ठीक है। बाय एनी सेंट्रल सिविल सर्विस कल्चरल स्पोर्ट्स बोर्ड, ठीक है, सेंट्रल सिविल सर्विस कल्चरल स्पोर्ट्स बोर्ड मतलब कि कोई गवर्नमेंट ही है, एज अ पार्ट ऑफ नेशनल गेम बाय इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन अंडर द पंचायत युवा क्रीड़ा एंड खेल अभियान स्कीम, कोई स्कीम है, ये खेल अभियान स्कीम के अंडर ये कोई इवेंट हो रहा है स्पोर्ट्स, तो सारा का सारा एग्जेम्प्ट है। आ रहे समझ में? पहला बात बोल रहा है कि हाँ गवर्नमेंट है, सब गवर्नमेंट इजिली एग्जाम्प्ट, लेकिन आपको टेक्निकल याद रखना पड़ेगा कि नेशनल कौन बना कर रहा है, स्पोर्ट्स फेडरेशन कौन कर रहा है,
इंडियन यूनिवर्सिटी। कौन कर रहा है? सेंट्रल सिविल सर्विस कल्चरल एंड स्पोर्ट्स बोर्ड। आप एक दो बार पढ़ेंगे ना तो एग्जाम में आएगा ना क्वेश्चन, आपको दिख जाएगा अरे ये तो एग्जाम वाला में था। ठीक है, क्वेश्चन आपको क्वेश्चन देगा ये, इस पे 5 लाख का क्या हो गया, हाँ, इसमें 5 लाख रुपया स्पॉन्सरशिप सर्विस है, और इस पे स्पॉन्सरशिप सर्विस पे जीएसटी है 18%। टैक्स लायबिलिटी कितना आएगा? हाँ, ये वाला जो सर्विस है वो में स्पॉन्सरशिप सर्विस दिया है 5 लाख का, और टैक्स रेट है 18%। कितना आएगा टैक्स लायबिलिटी? ऑनलाइन क्लास कितना आएगा टैक्स लायबिलिटी? ऑनलाइन कितना आएगा टैक्स लायबिलिटी? हाँ 5 लाख है। 90,000 आंसर इज 0। आंसर इज 0। क्यों? मैंने क्या बोला? ये इस पे स्पॉन्सरशिप सर्विस दिया, सेंट्रल सर्विस एंड कल्चरल स्पोर्ट्स बोर्ड। ठीक है, कितना स्पॉन्सरशिप दिया है? 5 लाख। तो कितना आएगा टैक्स लायबिलिटी? स्पॉन्सरशिप से 18% है, तो आंसर इज 0, क्योंकि ये एग्जेम्प्ट है। ये एग्जेम्प्ट है, समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो वो एग्जेम्प्ट है। मैंने बोल दिया अगर स्पॉन्सरशिप सर्विस ऑर्गेनाइज ये लोग करा रहा है, अगर स्पॉन्सरशिप सर्विस ऑर्गेनाइज ये लोग करा रहा है, नाम याद रखना पड़ेगा। ठीक है, किसी को याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है, तो 3-4 बार पढ़ेगा ना तो ऑब्वियसली प्रैक्टिस करते करते नाम याद आ जाएगा। ठीक है, ये लोग अगर ऑर्गेनाइज करा रहा है तो सारा का सारा एग्जेम्प्ट है। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड और नॉट? yes sir ठीक है, अगर इस जगह पे अगर कोई पर्सन स्पॉन्सरशिप सर्विस दे रहा है, अगर सर्विस प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन टू बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब ये लोग कोई स्पॉन्सरशिप सर्विस का पैसा दे रहा है तो आरसीएम लगेगा। लेकिन स्पॉन्सरशिप सर्विस प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, इन दोनों को छोड़ के अगर कहीं हो रहा है तो क्या लगेगा? फॉरवर्ड चार्ज। आ रहा समझ में? 3 कैटेगरी मैंने निकाला है। पहला कैटेगरी, कोई भी पर्सन स्पॉन्सरशिप सर्विस दे रहा है, किसको सर्विस दे रहा है? बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म को, तो आरसीएम लगेगा। अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म देगा तो एफसीएम लगेगा। लेकिन अगर कोई भी स्पॉन्सरशिप सर्विस ये लोग ऑर्गेनाइज कर रहा है, कोई भी स्पॉन्सरशिप इवेंट ये लोग ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो सारा का सारा एग्जेम्प्ट है। कोई भी स्पॉन्सरशिप सर्विस किसी को भी दे क्यों नहीं। समझ में आ रहा है? लास्ट ये 3 क्या बोला है सर? डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। हर कंपनी में डायरेक्टर होता है? अरे होता है कि नहीं? हर कंपनी में डायरेक्टर है। मूवी वाला डायरेक्टर नहीं, मूवी वाला डायरेक्टर नहीं बोल रहा हूँ, मूवी वाला डायरेक्टर का बात नहीं कर रहा हूँ मैं। हर कंपनी में एक डायरेक्टर होता है। ऑनलाइन क्लास समझ में आ रहा है? yes sir board of directors बोर्ड ऑफ, एग्जैक्टली, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। वो डायरेक्टर सर्विस दे रहा है, वो डायरेक्टर सर्विस दे रहा है कंपनी को। वो डायरेक्टर कंपनी को सर्विस दे रहा है। इस केस में हु इज लायबल टू पे टैक्स? आंसर इज कंपनी। आंसर इज कंपनी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कितने टाइप के डायरेक्टर होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कितने टाइप ऑफ डायरेक्टर होते हैं? 2 टाइप के डायरेक्टर होते हैं, एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अगर आप लोग कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं तो कंपनी लॉ हो रहा है क्या?
आप लोगों के ग्रुप में कंपनी लॉ है क्या? वो सात्विका मैडम पढ़ा रही है ना? अच्छा, वो प्रियंका मैडम पढ़ा रही है। तो आप लोग देखना, दो टाइप के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं कंपनी में। किसी भी लिस्टेड कंपनी में दो टाइप के डायरेक्टर होते हैं, एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इज अ पार्ट ऑफ एम्प्लॉय। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इज अ पार्ट ऑफ एम्प्लॉय। मतलब कि ये क्या है, एक तरफ का इनर पर्सन। अरे कंपनी का एम्प्लॉय तो अंदर का आदमी है ना, ठीक है। बट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इज नॉट एन एम्प्लॉय। और ये क्या होता है, आउटर पर्सन, ठीक है। वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बोर्ड ऑफ जो आपका मीटिंग होता है, डायरेक्टर मीटिंग, उसमें बैठता है। बोर्ड मीटिंग होता है ना, उसमें बैठता है, डिसीजंस में हेल्प करता है, ठीक है। ये डिसीजन में हेल्प करता है और इसके बदले में ये डायरेक्टर है ना, वो कंपनी में बैठा है। ये कंपनी है एक्स लिमिटेड, और उसको हेल्प किया, डायरेक्टर में सर्विस दिया है, ठीक है। कौन डायरेक्टर? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का बात नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। सर्विस दिया, इसके बदले में कंपनी उसको रेम्यूनरेशन देती है। क्या देती है? रेम्यूनरेशन। कितना? 2 करोड़। कितना? 2 करोड़ रुपया पर ईयर रेम्यूनरेशन देती है। उस 2 करोड़ पे जीएसटी है 18% अंडर आरसीएम। हु इज लायबल टू पे? हु इज लायबल टू पे? कंपनी, बिकॉज हु इज रिसीविंग द सर्विस? कंपनी। आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? ऑनलाइन क्लास समझ में आ रहा है क्या? यस सर, हाँ सर। और अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दे रही है तो आरसीएम लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, ठीक है। काम कर रहा है लेकिन ये एम्प्लॉय है, ठीक है। एम्प्लॉय मैं एम्प्लॉय हूँ ऑयल का, ऑयल का एम्प्लॉय। मैं ऑयल को सर्विस दे रहा हूँ, तो इसमें क्या ऑयल आरसीएम पेमेंट कर रही है क्या? नहीं पेमेंट करेगी, क्योंकि एम्प्लॉय का रिलेशन है। इसमें इसका एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं रहता है, ठीक है। तो क्या कर रही होगी आपका कंपनी? उस पर आरसीएम पेमेंट कर रही होगी, ठीक है। इंश्योरेंस एजेंट। अरे आप लोग के अंकल मोहल्ले में अंकल होते हैं ना, इंश्योरेंस, आए बेटा इंश्योरेंस करा लो। अरे बेटा छींक आ गया, इंश्योरेंस करा लो। पेट खराब हो गया, इंश्योरेंस करा लो। सर दर्द है, इंश्योरेंस करा लो। अरे समझ में आ रहा है क्या? कौन है इंश्योरेंस वाले? हाँ, वो हमसे इंश्योरेंस करा के किसको सर्विस दे रहे हैं? कंपनी का। वेरी गुड। कौन कंपनी? इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी ने उनको रखा है कि आप जाना और सबके घर में घुस के इंश्योरेंस करके लेके आओ, बस खाली फॉर्म के नीचे में साइन करवा के लेके आ जाइए। अंडरस्टूड? तो इंश्योरेंस एजेंट सर्विस प्रोवाइडेड किसको? एनी पर्सन कैरिंग इंश्योरेंस बिजनेस लोकेटेड अंडर टैक्सेबल सर्विस LIC। इस जगह पे हु इज लायबल टू पे टैक्स? LIC। हु इज रिसीविंग द सर्विस? LIC। हु इज लायबल टू पे टैक्स? LIC।
आ रहा है समझ में? हाँ सर। ओके, रिकवरी एजेंट मतलब मुन्ना भाई, मुन्ना भाई और सर्किट, ठीक है। किसी ने पैसा बैंक से लिया था लोन, अब वो डिफ़ॉल्ट कर लिया, समझ में आ रहा है ना? अब मैं तो जा रहा हूँ, बैंक जा रहा है, आदमी भेज रहा है कि जाओ भाई पैसा लेके आओ। अब वो जब भी देख रहा है कि वो आ रहा है, बाहर से दिख रहा है, वो क्या कर रहा है ना, बाहर में ताला लगा दे रहा है। अंडरस्टूड? बैंक वाले लोग परेशान हो गए हैं। उन्होंने क्या किया, एक लोकल गुंडे को हायर कर लिया, मुन्ना भाई और सर्किट को। समझ में आ रहा है ना? मुन्ना भाई और सर्किट को, मुन्ना भाई और सर्किट या गए बैंक के पास, बोले कितना का रिकवरी है? बोला 50 लाख का। बोला ठीक है, 10% मेरा। अंडरस्टूड? कमीशन लगेगा ना। मुन्ना भाई सर्किट अपना आदमी को भेजेंगे वहाँ पे, उसको उठाएंगे, फिर बैठाएंगे, फिर उठाएंगे, फिर बैठाएंगे, फिर उठाएंगे, फिर बैठाएंगे, मान चले पैसा दे दिया निकाल के, ले लो भाई। समझ में आ रहा है ना? उसमें बैंक को कितना दे दिया वो मुन्ना भाई लोग? कितना अमाउंट? 50 लाख था, 10% मांगा था उन लोगों ने, बैंक को कितना लौटा दिया? 50 लाख। बैंक ने उसको कितना दे दिया? 5 लाख। ठीक है, बैंक ने मुन्ना भाई को कितना दे दिया है? 5 लाख। अब वो 5 लाख पे बैंक क्या करेगी? आरसीएम पेमेंट करेगी। ठीक है, कि गवर्नमेंट मुन्ना भाई से मांगेगा क्या? मुन्ना भाई देगा क्या? नहीं देगा ना। तो बैंक, तो गवर्नमेंट किससे लेगी? बैंक से। याद रहेगा मुन्ना भाई का कहानी? अरे ऑनलाइन क्लास याद रहेगा क्या? यस सर। इंश्योरेंस वाले लोग का याद रहेगा क्या? अंकल लोग का, पड़ोसी वाले अंकल का कहानी? ऑनलाइन क्लास याद रहेगा क्या पड़ोसी वाले अंकल का कहानी? अरे कोई बोलेगा क्या? यस सर। आज इतना ही। मजा आया पढ़ के ये वाला? डायरेक्टर का याद रहेगा? ठीक है, डायरेक्टर का याद रहे। एग्जाम में अगर डायरेक्टर बोला, डायरेक्टर अगर एग्जाम में सिर्फ डायरेक्टर बोला है तो क्या मानेंगे, एग्जीक्यूटिव या नॉन एग्जीक्यूटिव? नॉन एग्जीक्यूटिव। ठीक है, वो आपसे सम्स करवाना चाहता है, इसीलिए वो डायरेक्टर बोला है। ठीक है, अगर सुनिए, ऐसा कोई एजम्पशन मत लेना जिसके लिए उसका सम्स ही टूट जाए। वो बोल आपने नीचे लिख दिया है कि इट इज़ अज्यूम द डायरेक्टर इज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और सम्स को बाईपास कर दिया, वो आपको बाईपास कर देगा। ठीक है, ये तृप्ति का याद रहेगा? ऑनलाइन क्लास तृप्ति? हाँ सर। ओके, आज इतना ही तक करते हैं। ठीक है, देखो हम लोग का थोड़ा थोड़ा करके कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 सर्विस कंप्लीट हो गया। अरे हो गया कि नहीं? अरे कोई बोलता ही नहीं है भाई। हो गया ना 6 सर्विस? यस सर। ओके, सर आप ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। मैं सेंड कर दूंगा। किसी को फोटो लेना ले लो, मैं सेंड कर दूंगा, पक्का सेंड कर दूंगा। मैं चाह रहा हूँ पढ़ाते पढ़ाते इनकेस कभी मिस्टेक हो ना, मेरे से भी टाइपिंग एरर हो सकता है, तो इनकेस अभी मिस्टेक हो तो मैं उसको रेक्टिफाई करके लास्ट में सेंड करूँ। किसी को फोटो लेना है तो ले सकता है, मैं ऑब्वियसली कंफर्म सेंड कर दूंगा, बट आफ्टर द कंप्लीशन। अंडरस्टूड?
आ रहा है क्या समझ में? और ऐसा कोई चीज़ नहीं है, आप अपना बुक खोलेंगे तो भी मिल जाएगा। पेज नंबर क्या है? क्या नहीं मिल रहा है? ये लो। सर बुक पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 56 आपके इंस्टीट्यूट के मैट में दिख रहा है आपको? ठीक है, आपके इंस्टीट्यूट के मैट से ही लिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग का कहाँ तक हो गया था? कोई बोलेगा क्या? अरे कोई बोलेगा क्या? कंपोजिशन कॉम्पोजिशन कंप्लीट हो गया था। ठीक है, सेक्शन कौन सा था? 10। अरे सचिन तेंदुलकर का नंबर 10। ठीक है, सेक्शन 10 के बाद क्या है? सेक्शन 11। लेकिन 11 के लिए क्या मैंने बोला? साथ साथ पढ़ेंगे हौले हौले। ठीक है, हौले हौले पढ़ेंगे साथ साथ, उस पर हड़बड़ी नहीं करेंगे। इसलिए अब आते हैं 12, सेक्शन 12। 12 पढ़ने से पहले आपको सेक्शन 31 आना चाहिए। 12 पढ़ने से पहले आपको सेक्शन 31 आना चाहिए। सेक्शन 12 क्या बोलता है? ये आदमी गुड्स, चलो गुड्स ही बेचते हैं, गुड्स या सर्विस कुछ भी हो, दे रहा है इसको। आ रहा है समझ में? ये आदमी गुड्स सर्विस दे रहा है इसको। उसके पहले एग्रीमेंट हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था, सोचो 11/1/2023 को। ठीक है, फिर बातचीत हुआ फ़ोन करके, गुड्स और सर्विस कब दिया है, गुड और सर्विस डिलीवर कब किया है, से 16/3/23 को। ठीक है, फिर उसने पैसा दे दिया 13/जून/23 को। दिख रहा है आपको? अरे फ्लो समझ में आ रहा है क्या क्या बोल रहे हैं? एग्रीमेंट हुआ, गुड सर्विस दिया, फिर पैसा दे दिया, हो सकता है पूरा पैसा नहीं दिया, थोड़ा पैसा दिया। ठीक है, इस केस में सोचो आरसीएम नहीं है, फॉरवर्ड चार्ज ही है। ठीक है, आरसीएम नहीं है, फॉरवर्ड चार्ज ही है। यहाँ कौन खड़ा है? यहाँ कौन खड़ा है? किसके लिए, किसके तरफ देख रहा है? इसके तरफ, कि हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। अच्छा एग्रीमेंट हो गया क्या? अच्छा अच्छा, गुड्स डिलीवर कर दिया क्या? पैसा भी मिल गया क्या? ओ हाँ ठीक है। तो ये क्या बोलेगा? अरे भाई टैक्स कब दोगे? अरे भाई टैक्स कब दोगे? अरे सर देंगे ना, अभी रुकिए ना, अभी तो पैसा ही मिला है। ये पैसा जो गुड्स खरीदने वाले, ये जो गुड्स खरीदे थे, इसको देने के लिए इसको पैसा देने तो दीजिए। आ रहा समझ में? मेरे लिए गुड्स कितना था, मैंने सेल कितना क्या किया? 50,000 का से 80,000 का। मेरा कॉस्ट कितना था? 50,000। अरे कॉस्ट वाला पैसा तो इसको देने दीजिए। अच्छा ठीक है, आज नहीं, अगला बार दे देंगे, जोड़ जोड़ के दे देंगे। ठीक है, ये तो खड़ा ही रहेगा गवर्नमेंट। अच्छा पैसा मिलेगा ना? पैसा मिलेगा नहीं, इसलिए गवर्नमेंट लेके आई क्या? टाइम ऑफ सप्लाई। गवर्नमेंट क्या लेके आई? टाइम ऑफ सप्लाई। सेक्शन 11, सेक्शन 12, सेक्शन 13। गवर्नमेंट क्या बोलेगी? अरे रुक जा रे, सेक्शन 12 और 13 तो देख लो, कब देना है, कब मान लेंगे टाइम ऑफ सप्लाई है। आ रहा समझ में?
कब मानेंगे? टाइम ऑफ सप्लाई है, कब आपको देना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को, ये सब हमको नहीं पता, तुम उसको दो या मत दो। अरे तुमको पैसा मिला है या नहीं मिला हमको उससे मतलब नहीं है, तुम कब गुड्स सर्विस कर रहे कि नहीं, या एग्रीमेंट में ही मांगेगी गवर्नमेंट की, तुम्हारा एग्रीमेंट हो गया ना, ठीक है पैसा दे दो टैक्स का। तो कब देना है? व्हेन टू डिस्चार्ज लायबिलिटी, कब पैसा देना है किसको? गवर्नमेंट को। कब पैसा देना है? गवर्नमेंट को। ये डिसाइड कहाँ पे होगा? टाइम ऑफ सप्लाई में। सेक्शन 12 एंड 13। अंडरस्टूड? कहाँ पे है? यस सर। ठीक है। ये गुड्स एंड सर्विस जो एक और था, ये 16 तारीख को, ये 5/4/23 को इनवॉइस दिया। तो कौन सा इनवॉइस का स्पेलिंग गलत है तो भैया, चलो इनवॉइस दिया तो कौन सा डेट लेंगे? कब गवर्नमेंट बोलेगी अब तो देना ही होगा? वो कहाँ पे बोलेंगे? टाइम ऑफ सप्लाई में। लेकिन ये सब चीज़ समझने से पहले आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि इनवॉइस इशू कब होगा। आ रहा है समझ में? ऑनलाइन क्लास। हाँ सर। इनवॉइस इशू कब होगा ये आपको पता होना चाहिए, और इनवॉइस इशू कब करना है वो कहाँ पे है? सेक्शन 31 में। ठीक है, सेक्शन 31 घूम के आते हैं तो सेक्शन 12 और 13 पढ़ेंगे। ओके, पहले ये देख ले कि इनवॉइस कब इशू होना है, डेट क्या है, क्या लिमिट है टाइम का जो इनवॉइस इशू पक्का हो जाना होगा, ये पढ़ना पड़ेगा। टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट। टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट। टैक्स इनवॉइस मतलब वो जिस पे टैक्स लगा है, इनवॉइस। क्रेडिट नोट मतलब अरे 100 का, मैंने 100 का गुड्स भेजा था, फिर से आएंगे लेकिन सुन लो, फिर 2 बार पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है। मैंने 100 रुपये का गुड्स भेजा था, लेकिन मैंने कितना का इनवॉइस इशू कर दिया? 150 का। मैंने 100 का गुड्स भेजा था और कितना का इनवॉइस इशू कर दिया है? 150 का। तो 50 रुपये का ज़्यादा इनवॉइस इशू कर दिया, तो हम क्रेडिट नोट इशू कर देंगे। कितने का? 50 रुपये का। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अरे भाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए 50 का? करना चाहिए। आपने 150 रुपया का टैक्स, 150 रुपया का, आपने 100 रुपया का गुड्स भेजा, 150 रुपया का इन्वॉइस कैसे इशू कर सकता है? 150 रुपया का इन्वॉइस इशू करेंगे तो झूठ मूठ का उसके ऊपर चार्ज ज़्यादा लग गया है कि नहीं? तो 50 रुपया का क्रेडिट नोट इशू करेगा। कौन इशू करेगा? सप्लायर या रिसिपेंट? सप्लायर। ठीक है, कौन इशू कर सकता है? आंसर इज रजिस्टर्ड पर्सन। अनरजिस्टर्ड पर्सन नहीं कर सकता टैक्स इनवॉइस इशू। कैसे करेगा टैक्स इनवॉइस? उसके पास जीएसटी नंबर है क्या? अरे जीएसटी नंबर है क्या? नहीं है ना जीएसटी नंबर। टैक्स इनवॉइस इशू करेगा। टैक्स इनवॉइस कैसे रखता है दिखने में? बता देता हूँ। अरे टैक्स इनवॉइस कैसे रखता है दिखने में? ये रहा टैक्स इनवॉइस लिखा रहेगा। ये इनवॉइस स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। इनवॉइस है, टैक्सेबल वैल्यू 10,000। आईजीएसटी, सोचो आईजीएसटी है, नहीं तो 2 बार लिखना पड़ेगा। से 18% है। कितना? 1800। 11,800। ठीक है, 11,800। ठीक है,
इसमें से सप्लायर का हिस्सा कौन सा है? 10,000। गवर्नमेंट का हिस्सा कौन सा है? 1800, यही तो है। तो गवर्नमेंट, आपके पास जब जीएसटी नंबर है ही नहीं, अनरजिस्टर्ड के पास जीएसटी नंबर होता है क्या? नहीं होता है। आपके पास अगर जीएसटी नंबर है ही नहीं तो गवर्नमेंट को आप पैसा कैसे देंगे? 1800 रुपये। लॉजिक अरे समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। ठीक है, तो अनरजिस्टर्ड पर्सन कैन नॉट इशू टैक्स इनवॉइस। अनरजिस्टर्ड पर्सन कैन इशू इनवॉइस बट कैन नॉट इशू टैक्स इनवॉइस। ठीक है, कौन सप्लाइंग गुड्स और सर्विस, कोई गुड्स कर रहा हो सर्विस कर रहा हो या बोथ कर रहा हो, कुछ भी। रिसीविंग टैक्सेबल पर्सन फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर। ठीक है, इसमें क्या होता है, कभी कभी रजिस्टर्ड पर्सन जैसे मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूँ और आप अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है, मैंने आपसे गुड्स खरीदा ना, तो मुझे आरसीएम में टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। सुन लो, आ रहे समझ में? मैं आपसे, आप अनरजिस्टर्ड पर्सन है, मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूँ, मैंने आपसे कोई भी गुड्स या सर्विस लिया तो गवर्नमेंट को वो तो टैक्स पेमेंट नहीं कर पाएगा क्योंकि द पर्सन इज़ नॉट रजिस्टर्ड, कोई जीएसटी नंबर नहीं है। तो गवर्नमेंट किसको पकड़ेगी? मुझे। तेरे पास तो है ना, चल तू दे दे आरसीएम में। अंडरस्टूड? वो केस कब आएगा? सेक्शन 9(4) में, याद रखो 9(4). अभी पढ़ रहे हैं क्या? नहीं, आने वाला है। अंडरस्टूड? 9(4). ठीक है, उस केस में भी मैं गवर्नमेंट को पेमेंट करूंगा, तो मैं गवर्नमेंट को पेमेंट करूंगा तो आईटीसी लूंगा क्या? यस, आईटीसी याद है ना, बेनिफिट। लूंगा क्या? आंसर इज यस। तो उस जगह पे मुझे टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। खुद किसको करना पड़ेगा? खुद को। वो नहीं कर सकता ना टैक्स इनवॉइस इशू, तो कौन करेगा? टैक्स मैं रिसिपेंट हूँ, कौन करेगा? खुद को, मैं खुद करूँगा, सेल्फ लिखूंगा, सेल्फ। ठीक है, यहाँ पे देखो, इशुएंस ऑफ टैक्स इनवॉइस। अरे इशुएंस ऑफ टैक्स इनवॉइस कब इशू होगा? अगर गुड्स के केस में और सर्विस के केस में। गुड्स के केस में अगर इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स तो एट द टाइम ऑफ रिमूवल। गुड्स जा रहा है, मेरे साथ साथ टैक्स इनवॉइस भी चिपक के जाएगा। अरे फ्लिपकार्ट और अमेजोन में नहीं आता क्या चिपक के? अरे आप लोग शॉपिंग नहीं करते क्या फ्लिपकार्ट अमेजोन से? करते हैं। तो उसमें चिपक के आता है क्या? आता है सर। बस वही है। ठीक है, नो मूवमेंट ऑफ गुड्स, गुड्स का मूवमेंट ही नहीं हो रहा है। गुड्स का मूवमेंट नहीं होगा, कैसे हो सकता है? कोई एग्जांपल बता सकता है क्या? लैंड नहीं, वो गुड्स नहीं है ना। लिफ्ट, अरे लिफ्ट होता है ना, एलिवेटर लिफ्ट होता है। हाँ, लिफ्ट होता है ना। लिफ्ट आप अपने घर में अपने फैक्ट्री में बना के थोड़ी ना आप लगा देते हो, लिफ्ट लग गया। अरे ऐसा होता है क्या? लिफ्ट लगता है क्या? आपके फैक्ट्री में लिफ्ट बनता है क्या? लिफ्ट का पार्ट बन सकता है लेकिन लिफ्ट बनेगा कहाँ? उसके प्रेमाइसिस पे ही। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, लिफ्ट कहाँ होगा? उसके प्रेमाइसिस में। तो उसमें क्या डिलीवरी होगा क्या? डिलीवरी नहीं होगा। डिलीवरी का मतलब क्या हुआ? यहाँ से आपके फैक्ट्री से उठ के जा रहा है कस्टमर के पास, यही तो डिलीवरी है। लेकिन इसमें क्या डिलीवरी, सॉरी, मूवमेंट किसको बोलते हैं? मूवमेंट होता है आपके फैक्ट्री से उठ के जा रहे हैं कस्टमर के पास, उसको बोलते हैं मूवमेंट। और लिफ्ट में क्या? लिफ्ट में कस्टमर के ही फैक्ट्री में गया, उसको बना उना के वहाँ पे सेट कर दिया। लिफ्ट होता है ना, उस जगह में मूवमेंट होता है क्या गुड्स का? नहीं होता है। हैंडिंग डिलीवरी होता है, भाई ले लीजिए मेरा लिफ्ट बन गया, आप अपना डिलीवरी ले लो गुड्स का। ठीक है, तो उस जगह पे इनवॉइस कब इशू करना पड़ता है? एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। आ रहा है समझ में? अरे ऑनलाइन क्लास समझ में आ रहा है क्या? आप इस लेटर
इसके लिए आप कोई भी एयरपोर्ट में स्केलेटर होता है ना, जो सीढ़ी रहता है, अरे जिस पर खड़े रहते हैं अपने आप ऊपर जाता है, वो रहता है ना, तो वो तो इंस्टॉल करना पड़ता है ना उसके पास जाके। हाँ ठीक है, नॉर्मली जितना भी गुड्स है जो जो मूवमेंट नहीं हो रहा है, जो गुड्स का मूवमेंट मतलब क्या है, आप बोलेंगे सर स्केलेटर तो हिल रहा है, लिफ्ट तो हिल रहा है, लिफ्ट हिलने और स्केलेटर हिलने का बात नहीं हो रहा है। मूवमेंट मतलब क्या, उसके आपके फैक्ट्री से उसके फैक्ट्री तक जाने का, उसको बोलते हैं मूवमेंट। मूवमेंट फ्रॉम योर प्रेमाइसिस टू योर कस्टमर्स प्रेमाइसिस, उसके उस जगह पे अगर वो मूवमेंट नहीं है तो आपको ये माना जाएगा कि आपने गुड्स वहाँ पे जाके डिलीवर दे दिया है, मतलब वो गुड्स वहीं पे बनाया, इंस्टॉल किया और दे दिया। ठीक है, तो उस जगह पे इनवॉइस का इशू होगा एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। नहीं तो अगर मूव हो रहा है तो एट द टाइम ऑफ रिमूवल। रिमूवल फ्रॉम वेयर? रिमूवल फ्रॉम योर फैक्ट्री। आ रहा है समझ में? अगर रिटर्न का केस है, अरे गुड अच्छा नहीं लगा, रिटर्न कर दिया, तो मैक्सिमम 6 महीना के अंदर इनवॉइस बनाना पड़ेगा। कैंसिल हो सकता है ना, ठीक है, तो कैंसिल होने का मैक्सिमम टाइम कितना है? 6 महीना। 6 महीने के अंदर कैंसिल करके इनवॉइस को क्रेडिट नोट इशू कर लो। आ रहे समझ में? और सर्विस के केस में क्या है? विद इन 30 डेज जितना सर्विस देना है दे दो, लेकिन जब सर्विस खत्म होगा, सर्विस खत्म होने के 30 दिन के अंदर आपको टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? लेकिन इंश्योरेंस बैंकिंग को वो लिमिट कितना दे दिया है? 45 डेज। अरे इसमें एमसीक्यू आने वाला है, ये सब चीज़ से आ रहा है समझ में? फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यू आने वाला है। 30 दिन, 45 दिन, टाइम ऑफ रिमूवल, ठीक है। इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स, इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स क्या हुआ था? अरे भाई कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होता है? सोचो, ये एक्चुअली प्रैक्टिस, ये बेसिकली होता है ना, मेरा डेली का कस्टमर है, मैं एक होटल पे मसाला देता हूँ, चावल होटल पे चावल दाल सब देता हूँ, डेली जाता हूँ, डेली देता हूँ, डेली जाता हूँ, डेली देता हूँ, डेली जाता हूँ, डेली जाता हूँ, होता है ना? अरे होता है कि नहीं प्रैक्टिकली? होता है। हाँ होता है। वो डेली पे डेली बेस, क्योंकि उसके पास इतना जगह नहीं है आपसे 100 केजी चावल लेकर के स्टॉक करने का। वो बोलेगा डेली आके मुझे 2-2 केजी, जैसे कंपनी बिजनेस है, अच्छा बिजनेस है तो 10-10 केजी, उससे अच्छा है तो 50-50 केजी डेली बेसिस में आके दे के जाना। इससे क्या होता है? फ्रेश भी रहता है, वेजिटेबल्स भी फ्रेश रहता है, तो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स है ना, आ रहा है ना? तो अगर उस केस में क्या होगा? बिफोर और एट द टाइम ऑफ ईच सक्सेसिव स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इज इशूड और ईच सक्सेसिव पेमेंट इज रिसीव्ड, ठीक है। आपको जब जब पेमेंट मिल रहा है उसका, आपको जब जब इस पेमेंट मिल रहा है, जैसे कि मुझे मैंने यहाँ पे कस्टमर है, यहाँ पे होटल है, मैं जा रहा हूँ, लिख रहा हूँ, मैं सामान दे रहा हूँ और कल का पेमेंट उठा ले रहा हूँ, ठीक है। फिर जा रहा हूँ, आज सामान दे रहा हूँ, फिर कल का पेमेंट उठा दे रहा हूँ, फिर नेक्स्ट डे जा रहा हूँ, फिर सामान दे रहा हूँ, फिर कल का पेमेंट उठा दे रहा हूँ, होता है ना? अरे कल का नहीं उठा रहा हो सर, वीकली कोई किसी का बिजनेस प्रैक्टिस होगा, वो वीक में एक ही बार पेमेंट करता होगा। प्रैक्टिकली सोचिए, प्रैक्टिकली मेरा सब्जेक्ट पूरा प्रैक्टिकल फील्ड में है, अंडरस्टूड? होता है कि नहीं होता है? वीक में एक ही बार पेमेंट करता होगा, या फिर किसी का हैबिट होगा 15 दिन में करता होगा, किसी को महीना भर में करता होगा, ठीक है। तो उस केस में जब जब पेमेंट मिल रहा है तब तक उसको टैक्स इनवॉइस रेज करना पड़ेगा, या कब जब जब स्टेटमेंट दे रहा है। स्टेटमेंट मतलब क्या? वो मैं गया और पूरा वो क्या किया, वो रिसीव कर लिया, रिसीव करके अपना गिना, फिर स्टेटमेंट एक दे दिया, स्टेटमेंट दे दिया और पेमेंट दे दिया, दोनों में से जो होगा, उस जो अर्ली होगा बिफोर एट द टाइम ऑफ, जो अर्ली होगा उसमें टैक्स इनवॉइस इशू करना होगा।
आ रहा समझ में? अरे जी सर। ठीक। इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस, ऊपर में क्या था? कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स। अभी क्या है? कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है, मतलब कोई सर्विस जो कंटिन्यू दे रहा है। कंटिन्यू सर्विस दे सकता है क्या ना, कि नहीं दे सकता है? आप लोगों के घर में इंटरनेट सर्विस है क्या? इंटरनेट सर्विस है क्या? हाँ, वो क्या कंटिन्यूस सप्लाई है कि नहीं है? कंटिन्यू सप्लाई दे जा रहा है। और बिल कब दे रहा है? मंथ में एक बार, यही है ना? वो तो मंथ में एक बार क्यों दे रहा होगा? क्योंकि वो आपका कनेक्शन के टाइम पहले ही बोल दिया होगा कि महीना मंथली 599 का पैक है, 599 पर मंथ का। ठीक है। ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज असर्टेनेबल फ्रॉम द डेट ऑफ फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। ड्यू डेट ऑफ पेमेंट कब है? एक महीना के एक महीना में 30 तारीख 30 तारीख 30 तारीख 30 तारीख हर मंथ में ड्यू डेट है। तो हर मंथ में ड्यू डेट है तो इनवॉइस का भी शो करना पड़ेगा, वही ऑन और बिफोर ड्यू डेट। अंडरस्टूड? अरे समझ में आया क्या? कोई रिप्लाई आएगा क्या? सब गुड्स का और एक बार बता दीजिए ना। क्या? सप्लाई ऑफ गुड्स। क्या बोले? नहीं समझ में, मुझे क्लियर नहीं आ रहा आवाज। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स का सर वो इनवॉइस कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स। गुड्स, ये समझ में नहीं आया क्या? सब इनवॉइस का कब इशू करेगा, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। इनवॉइस कब इशू करेगा? इनवॉइस कब इशू करेगा? जब उसे स्टेटमेंट मिलेगा या फिर पेमेंट मिलेगा। सर स्टेटमेंट मतलब वो स्टेटमेंट एक डॉक्यूमेंट के लिए बोल दिया है। जैसे कि मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको क्या बोला कि वो कंटिन्यू जाता है, दाल चावल डेली डेली कंटिन्यू बेसिस में डाल देता है। तो वो लोग जो दाल चावल लेते होंगे उस टाइम तो नहीं गिनते होंगे, बाद में गिनते होंगे, बाद में गिन के एक स्टेटमेंट बना के दे देते होंगे कि इतना मुझे मिला है कि नहीं? हाँ सर समझ आया अभी। ठीक है। इसमें सबसे मेन बात है कि आप पेमेंट जब जब पेमेंट मिलेगा तब तक उसे ऑन और बिफोर उसे पेमेंट टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। ये समझ में आया क्या? कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस। बिल्डिंग बना रहा हूँ, बिल्डिंग बना रहा हूँ, बिल्डिंग बना के कॉन्ट्रैक्टर क्या बोला मुझे? कॉन्ट्रैक्टर मुझे क्या बोला? कॉन्ट्रैक्टर बोला ये 25% कंप्लीट हो जाएगा तो आपको पेमेंट 25% देना पड़ेगा। मेरा एक फ्लैट का दाम है सोचे 100 लाख, एक फ्लैट का दाम है 100 लाख। कॉन्ट्रैक्टर बोला कि अगर ये माला, मेरा माला कहाँ पे है? ये वाला मेरा माला है। ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर बोला अगर मेरा ये बेस बन गया, मतलब कि टोटल माला कितना? 1 2 3 4 है ना? कॉन्ट्रैक्टर बोला अगर 25% खत्म हो गया तो मुझे 25 लाख चाहिए। ये 25% खत्म हो गया तो मुझे कितना चाहिए? 50 लाख। ये खत्म हो गया तो 75 लाख। ये खत्म हो गया तो पूरा का पूरा पैसा चाहिए। ठीक है। अगर पेमेंट इज लिंक्ड टू द कंप्लीशन ऑफ एनी इवेंट, अगर पेमेंट इज लिंक्ड विथ कंप्लीशन ऑफ एनी इवेंट तो ऑन और बिफोर एट द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ दैट इवेंट। आ रहा समझ में? आ रहा समझ में? ऑनलाइन क्लास? हाँ सर। ठीक है। ये वाला क्या था आपका? जब ड्यू डेट असर्टेनेबल, ड्यू डेट को हम लोग असर्टेनेबल हो, मतलब कि पता है कि ड्यू डेट कब है, तो ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। जब पता ही नहीं है, हो सकता है ना कैसे सप्लाई दिया जा रहा है, पता ही नहीं है कब ड्यू डेट है, तब कब ड्यू डेट है तो क्या बोलेगा कि नहीं नहीं नहीं, जब वो होगा क्या बोलता है, जब पता खत्म होगा तब नहीं। जब अगर ड्यू डेट असर्टेनेबल नहीं है तो ऑन और बिफोर रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, जब पेमेंट मिला तब टैक्स इनवॉइस इशू करो। और अगर पेमेंट कोई कंप्लीशन ऑफ इवेंट से रिलेटेड है
तो ऑन और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ इवेंट। अंडरस्टूड? अरे अंडरस्टूड कि नहीं? यस सर। एक बार फिर रिवाइज कर ले ऊपर से, एक बार रिवाइज कर ले क्या ऊपर से? कौन इशू कर सकता है टैक्स इनवॉइस? रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है, और कोई पर्सन जो अनरजिस्टर्ड से सेल परचेस कर रहा है। टाइम लिमिट क्या है? गुड्स के केस में अगर मूवमेंट है तो एट द टाइम ऑफ रिमूवल, मूवमेंट नहीं है तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, अगर रिटर्न है तो मैक्सिमम 6 मंथ। सर्विस के केस में नॉर्मल कब है? 30 डेज, सर्विस कंप्लीट होने के 30 डेज के अंदर। अगर बैंकिंग कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी को कितना दे दिया है? 45 डेज। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स है तो जब जब पेमेंट हो रहा है या कब जब स्टेटमेंट हो रहा है उसी समय या उससे पहले, बिफोर और द टाइम ऑफ इशूइंग सक्सेसिव स्टेटमेंट्स, ठीक है। और अगर गुड्स के केस में अगर पेमेंट का ड्यू डेट असर्टेनेबल है, मतलब क्या ड्यू डेट लिखा हुआ है कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट पे, तो ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। अगर कहीं कॉन्ट्रैक्ट में लिखा ही नहीं है कोई ड्यू डेट है कि नहीं है, तो एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। अगर कंप्लीशन से रिलेटेड है, मैंने अभी बताया बिल्डिंग 25% 30% करके लंबा कॉन्ट्रैक्ट, एक बिल्डिंग बनता है तो कितना, एक साल में कितना लगता है? 3-4 साल। 3-4 साल में अगर 3-4 साल है, लंबा कॉन्ट्रैक्ट है, तो जब 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 कंप्लीट होगा उस समय का आपको इन टैक्स इनवॉइस देना पड़ेगा। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? सर। क्लियर है? हम लोग इसको अब कल कंटिन्यू करते हैं। आप इसका फोटो लेना चाहते हैं क्या? मैं ये भी दे दूंगा आपको। से मतलब लॉन्ग क्वेश्चंस आएगा या एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन? राखी आवाज नहीं आ रहा आपका। सर ये सब जो है इससे मतलब लॉन्ग टाइप का क्वेश्चंस आता है? आवाज नहीं आ रहा, एकदम आवाज नहीं आ रहा है। हेलो सर ये जो क्वेश्चंस है मतलब ये सब जो है इससे लॉन्ग क्वेश्चंस आता है या मतलब एमसीक्यू बेस में ये सब पूछा जाता है? मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। सर वो पूछ रही है कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आते हैं या फिर लॉन्ग क्वेश्चंस? दोनों आता है। आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में ही एमसीक्यू घुसे रहेंगे। ये 45 डेज 30 डेज सब एमसीक्यू है, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि डेट दे देगा। सुनो, डेट मैंने जो फर्स्ट अपना क्वेश्चन बताया ना, ये डेट दे देगा, 3-4 डेट देगा, बोलेगा फाइंड द टाइम ऑफ सप्लाई, फाइंड द टाइम ऑफ सप्लाई। तो विथ लीगल प्रोविजन आपको लिखना पड़ेगा टाइम ऑफ सप्लाई क्या है। आ रहा समझ में? मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, जस्ट आई वांट टू कंप्लीट द लॉ फर्स्ट, ठीक है। किसी को क्वेश्चन करने का ज़्यादा जल्दी है तो बुक से देख सकता है क्वेश्चन, उसके पास बुक है, मैं मतलब इंस्टीट्यूट का बुक से क्वेश्चन कर सकता है, जा सकता है सेक्शन 31 में टैक्स इनवॉइस में, और क्वेश्चंस वहाँ होंगे एग्जांपल्स के तौर पे, उससे क्लियरिटी आएगा, ठीक है। लेकिन मेरे लिए अभी क्वेश्चन कराना पॉसिबल नहीं है, इससे क्या होगा, क्वेश्चन कराना पॉसिबल नहीं, इससे क्या होगा, सिलेबस पीछे हो जाएगा, ठीक है। अंडरस्टूड? यस सर। ठीक है, चलो थैंक यू।